हेलो दोस्तों, जय हिंद और आप सभी को बहुत सारा प्यार। दोस्तों, हम श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे और पार्ट 1 में मैं आपको बता चुका था कि हमारे अंदर O2 गैस और CO2 गैस कैसे बाहर आती है, अंदर जाती है और बाहर आती है, यानी गैसों का आदान प्रदान मैं आपको समझा चुका था रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में। ठीक है, आज हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। रेस्पिरेशन ये किस प्रकार का श्वसन है, ये कितने प्रकार से हमारे शरीर में होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो अब बात आती है रेस्पिरेशन। क्या दोस्तों, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन होता क्या? इस प्रकार का श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जैव रासायनिक, जो कि हमारे अंदर केमिकल के रूप में, केमिकल रिएक्टेंट के रूप में होती है। ठीक है, जो O2 के द्वारा, किसके द्वारा? O2 के द्वारा, यानी ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन करण की प्रक्रिया में, क्या बोला मैंने? जो ऑक्सीजन यानी O2 के द्वारा ऑक्सीकरण में ग्लूकोज टूटता है, जिसका उद्देश्य क्या है? हमको एनर्जी देना। क्या है? एनर्जी देना, ऊर्जा बनाना। अब क्या होता है, अब जैसे हमारे शरीर में आपने देखा होगा कि एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में, जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के एल्वियोलाई में थी, यानी वायु कुपिका में, वो क्या करती है? उसके नीचे से ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो ऑक्सीजन उससे चिपक कर, ब्लड के हीमोग्लोबिन चिपक कर वो हमारे शरीर में पूरी जगह फैल जाती है। अब फैलने के बाद क्या होता है, वो जैसे जैसे हमारे शरीर पूरे कोशिकाओं में फैलेगी, ब्लड की सेल्स में फैलेगी, तो उस वक्त क्या होता है? एनर्जी जब हमको मिलेगी, जब वो ऑक्सीजन, जो हीमोग्लोबिन युक्त ऑक्सीजन हमारे शरीर में फैला है, जब हमारे भोजन से क्रिया कर लेगी। किससे क्रिया कर लेगी? भोजन से क्रिया करेगी। और वो भोजन हमारे शरीर में किस रूप से होता है? ग्लूकोज के रूप में होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। ये आपको मैं बता चुका था। जब वो ग्लूकोज से ऑक्सीजन जुड़ेगी, तब उसके संपर्क में आएगी ग्लूकोज से ऑक्सीजन। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, यानी हमारा जो भोजन ऑक्सीजन संपर्क में आएगा, तब जाके उससे क्या होगी? एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी मिलेगी किस रूप में मिलेगी? एटीपी के अणु के रूप में मिलेगी, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समझ में आएगा? जिसका उद्देश्य क्या है सर? क्या है मतलब क्या है? इधर देखो, ग्लूकोज, हमारा भोजन किस रूप में है? ग्लूकोज। ठीक है, शरीर में इसका सूत्र क्या? C6H12O6। ये किससे क्रिया कर लेगा? जो हमारे शरीर में ब्लड सेल्स में क्या है? ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक है, क्या कर जाएगा? हमारे शरीर को एनर्जी देगा, एनर्जी। ठीक है, प्लस और CO2 बाहर निकाल देगा। ये आपको बता चुका था ना मैं। भाई CO2 चिपक जाएगी एल्वियोलाई और सीधा बाहर निकल जाएगा हमारे शरीर से। ठीक है, अब देखो, अब ये होता कितने प्रकार का है श्वसन? ठीक है, अब ये श्वसन कितने प्रकार का होता है? एक तो टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, कितने प्रकार का? 2 प्रकार में। ठीक है, एक कौन सा होता है? आपने सुना होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन। एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसे हिंदी में इसे बोलते हैं वायवीय शोषण। इसे बोलते हैं अवायवीय शोषण। समझ में आई बात? और एक नाम से और जानते इसको, यहां लिखो, ऑक्सी शोषण। और से एक नाम से और जानते हैं, यहां लिख लो आप, बोर्ड थोड़ा, यहां लिखो अनॉक्सी शोषण। आप देखो यहां पर मैंने आपको बताया, ग्लूकोज हमारे शरीर में टूटेगा ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, तब जाकर हमको एनर्जी। अब ये 2 प्रकार का रेस्पिरेशन होता है हमारे शरीर में। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। ठीक है, अब एक प्रकार का तो हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, एक हो गया अनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी हिंदी में बोलेंगे ऑक्सी श्वसन, एक हो गया अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, अब इसके नाम में उपस्थित वायवीय है। वायवीय का मतलब क्या हो गया? O2 से युक्त हो गया। ठीक है, और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन,
अगर यहाँ पर ऑक्सी जुड़ रहा है तो समझ लेना ऑक्सीजन इसमें जरूर होगी। तो किस उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है। और यहाँ पर अन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अन। क्या लगा हुआ है? अन। और यहाँ पर वायवीय के बाद आगे क्या लगा हुआ है? ए का मतलब हो गया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन की एब्सेंट होगी, मतलब ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा। ठीक है, समझ में? अब जब ऑक्सीजन यहाँ पर उपस्थित होगा तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज क्या करेगा? पूरी तरह टूटेगा। टूटता है यानी दहन होता है। टूटता है या दहन होता है? दहन। समझ में आ गई? इसमें क्या होगा? जब O2 ही नहीं रहेगी तो क्या होगा? जब O2 है ही नहीं तो क्या होगा? यहाँ पर जो भी ग्लूकोज है C6H12O6 पूरी तरह नहीं टूटेगा। मतलब कंप्लीट दहन नहीं होगा। यहाँ पर दहन ही नहीं होगा। किसका? जो हमारे अंदर जो भोजन है उसका। सब अब दहन कब होगा भोजन का? जब कब टूटेगा? दहन का मतलब जलना है, टूटना। दहन कब होगा? जब इससे आके आपकी क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी। क्या मिलेगी? ऑक्सीजन। तो ये प्रक्रिया भी होती है और ये प्रक्रिया भी होती है। समझ में आई बात? यहाँ पर ऑक्सी यहाँ पर जुड़ रहा है तो ये किसकी उपस्थिति में होगी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, जो कि जिससे क्या होगा? जिससे हमारे ग्लूकोज से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करने के साथ साथ ऑक्सीजन किसमें टूट जाएगी? ग्लूकोज किसमें टूट जाएगा? ग्लूकोज टूट जाएगा, जिसके कारण हमको शरीर में क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी। समझ में आई बात? और अवायवीय शोषण क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, एब्सेंट में होता है। तो इससे क्या होगा? ग्लूकोज हमारे शरीर में नहीं टूटेगा। C6H12O6 यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज है, जो कि हमारे शरीर भोजन के रूप में है। कितनी बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये भी प्रक्रिया होती है और ये भी होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी। इससे हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, इससे हमको एनर्जी मिलेगी। इतना समझ में आ गया? थोड़ा सा आगे और चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बता चुका था ये कैसे कैसे क्रिया करेंगे दोनों श्वसन के बारे में, ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन, यानी वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वही चीजें हैं। देखो दोबारा होता क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन में मैंने आपको बताया कि यहाँ ऑक्सी का मतलब हो गया ऑक्सीजन, यानी इसमें ऑक्सीजन जरूर होगी। ये ग्लूकोज जब हमारे शरीर में किस रूप में है? भोजन के रूप में है ग्लूकोज। ठीक है, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन उससे क्रिया करेगा, रिएक्टेंट करेगा, तो क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। अब एटीपी क्या है? ऊर्जा का रूप है। इसका ऊर्जा का रूप है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे क्या निकल जाएगी? CO2 बाहर निकलेगी। आपने सांस ली और छोड़ी, और छोड़ने के साथ क्या निकली? CO2, और इसके साथ क्या निकला? जल बना। समझ में आई बात? क्या बना? जल बना। ठीक है, अब एटीपी क्या है? यहाँ पर 38 एटीपी है बनते। क्या बनते हैं? 38 एटीपी की ऊर्जा बनती है। कितने एटीपी की? 38 एटीपी की। मैंने जब आपको याद होगा, जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया 38 एटीपी बनती है, जिससे 36 एटीपी से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इतना मैं आपको बता चुका हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, जब मैंने आपको डिटेलिंग पढ़ाया। ठीक है, 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। ठीक है, जिससे नेट 36 एटीपी ऊर्जा हमको क्या जरूरत रहती है। अब आप इसको इस तरह समझिए, जैसे मैं कोई चीज लाया। क्या लाया? जैसे मान लो मैं 10 रुपए की कोई चीज है, लेकिन मैंने उसको कितने में ली? मैं उसको किसने? मान लो मैं एक दुकानदार, क्या हूं? दुकानदार। अब मैंने जो कोई बेचने वाला आया तो उससे चीज मैंने ली 8 रुपए में। कितने ली? 8 रुपए में। और मैं उनको बेच रहा हूं 10 रुपए में। कितने में बेच रहा हूं? 10 रुपए में। भाई मैंने खरीदी किसी, ठीक है, 8 रुपए में खरीदी, और मैंने क्या करा? बेचा। तो मैंने कितने में बेच दिया? 10 रुपए में।
अब आप यूं तो खाऊंगा कि 10 रुपए की बिक्री होगी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैंने 10 में से 8 रुपए मैंने इस चीज को खरीदी है। ठीक है, क्या करी है, खरीदी है, और इसमें से प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 2 रुपए। कितना हो गया, 2 रुपए। कितना हो गया, हम तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 2 रुपए। तो इसमें हमारा कितने रुपया बचा, 2 रुपया। तो वही चीज यहाँ पर 38 एटीपी के बजाय 36 एटीपी काम में आते हैं, और हमारे किसमें ये हमारे काम में, और 2 रुपए का क्या गया हमको नुकसान है। तो वो उसी चीज से समझिए आप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अनऑक्सी जो श्वसन होगा, यहाँ पर अन लिखा हुआ है, अवायवीय श्वसन है। ठीक है, अ का मतलब नहीं, अन का मतलब नहीं, तो ऑक्सीजन क्या नहीं होगी, उपस्थित नहीं होगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन नहीं उपस्थित, तो ऑक्सीजन इसमें रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब रिएक्ट नहीं कर रहा है तो ये ग्लूकोज टूटेगा C3H6O3 जो कि लैक्टिक एसिड के रूप में टूटेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ 2 एटीपी बनेंगे जो कि हमको ऊर्जा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब होता क्या, ये कैसे टूटता है, ये टूटता कैसे है, अब यहां पर आप देखेंगे। ठीक है, ये जो ग्लूकोज है, क्या ग्लूकोज, ग्लूकोज कौन सा, C6H12O6, ये ग्लूकोज। ठीक है, ये किसमें टूटेगा, सबसे पहले पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड। ठीक है, हिंदी में लिख दो पायरुविक अम्ल में टूटेगा, जो कि कैसा होगा, पहला स्टेप होगा, पहला स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होगा। समझ में आई बात। अब यहां से प्रश्न उठा है, ठीक है, पिछली जो ग्रुप डी के एग्जाम होती है उसमें प्रश्न आया था कि श्वसन की प्रक्रिया में सबसे पहला स्टेप क्या होता है। तो इसमें उत्तर है आपका ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना। ये हमारी श्वसन प्रक्रिया का पहला स्टेप है। क्या है, श्वसन प्रक्रिया का पहला स्टेप हमारे शरीर में क्या है, पायरुविक अम्ल का टूटना। किसका, पायरुविक अम्ल का टूटना। किसका, पायरुविक अम्ल का टूटना। प्रक्रिया तो इसमें भी होगी और इसमें भी, दोनों में ही प्रक्रिया होगी। फर्क सिर्फ इतना है, यहां पर ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है, और यहां पर ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आए। ये प्रक्रिया अनऑक्सीय श्वसन में होगी और ऑक्सीय श्वसन में भी होगी। फर्क सिर्फ इतना है, ये O2 की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी, एब्सेंट में होगी, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। यहाँ पर जो इसका जो पहले ग्लूकोज जब टूटेगा दोनों में, तो ये सबसे पहले किस भाग में टूटता है, पायरुविक अम्ल में टूटेगा। किसमें टूटेगा, पायरुविक अम्ल में। इतना याद रख लेना। और एग्जाम में पूछा गया है कि हमारी श्वसन प्रक्रिया में जब पायरुविक अम्ल टूटता है, ग्लूकोज जब हमारे शरीर पायरुविक अम्ल के रूप में टूटता है, तो ये श्वसन प्रक्रिया कौन सा स्टेप है, क्या बताओगे, पहला स्टेप है। अगर प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि ग्लूकोज जब हमारे शरीर में टूटेगा तो किस अम्ल में टूटता है, किस अम्ल, ग्लूकोज जब हमारे शरीर में पहले स्टेप में जब टूटेगा तो किस रूप में टूटेगा, पायरुविक अम्ल में। ये यहाँ पर प्रश्न आया, स्टार लगा लो भाई साहब, इसको क्या लगा लो, स्टार, जितने हो सके स्टार लगा लो। यहां से प्रश्न उठा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अभी बात आती है होता कहाँ है, ये हमारे, ये कहा, ये मनुष्य में, ये तो उदाहरण होगी, ये होता कहाँ है। देखो, ये आपको मैंने दी, ये आपको मैंने याद हो तो ये कोशिका पढ़ाई थी। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं और कोशिका और कुछ द्रव भी भरा होता है। उस द्रव को क्या बोला था, कोशिका द्रव्य। क्या बोला था, कोशिका द्रव्य। और क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया साहब यहां से अंदाज लगाओ ना कि कहां से होगा, क्योंकि यहाँ पर 38 एटीपी। अब जब एटीपी की ऊर्जा बनेगी तो कहां बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इससे अंदाजा लग जाएगा एटीपी के द्वारा, 36 एटीपी, 38 एटीपी के द्वारा, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जरूर ये प्रक्रिया होगी।
ठीक है, और कोशिका द्रव के अंदर होती है। अब ये कहाँ होता है, कहाँ है, ये सिर्फ होता है कोशिका द्रव में। किसमें, कोशिका द्रव में। ठीक है, किसमें होता है, ये यहाँ पर दो जगह होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव। माइटोकॉन्ड्रिया से आप यहाँ पर इसका अंदाजा लगा सकते हो, अर्धशरीरी माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। ठीक है, स्थान यहाँ पर क्या है, कोशिका द्रव है। ये सिर्फ कोशिका द्रव के अंदर होता है, और ये किसमें होता है, पेशीय, पेशीय सेल्स में होता है, पेशीय सेल्स में। और कुछ सूक्ष्म जीव में भी होता है। किसमें, सूक्ष्म जीव में। सूक्ष्म जीवों में किण्वन की प्रक्रिया में इनमें होता है। ठीक है, समझ में आए, कुछ नहीं है, सिंपल स्टेप है। सिर्फ इतना याद रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, दोनों में ही ये ग्लूकोज की प्रक्रिया टूटेगी। और जब ये प्रक्रिया टूटती है तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलेंगे भाई, ग्लूकोज पहले स्टेप पायरुवेट अम्ल में टूटा और ये जब प्रक्रिया टूटती है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस क्यों बोलते हैं, जो इसमें ग्लाइकोल समूह जुड़ता है, जिसमें ऑल समूह जुड़ा होता है, ग्लाइकोल। जब ग्लूकोज में ग्लाइकोल समूह टूटता है तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। समझ में आई ना बात। ठीक है, ग्लूकोज है इसलिए ग्लूकोज का अपघटन हो रहा है। यहाँ पर ग्लूकोज का क्या हो रहा है, अपघटन। अपघटन का मतलब ग्लूकोज यहाँ पर टूट रहा है और टूटकर हमें क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का क्या हो गया, ग्लाइकोलिसिस करण। तो ये आपसे पूछ ले कि कौन सी प्रक्रिया होती है, ग्लूकोज पायरुवेट अम्ल में टूटता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलोगे, ग्लाइकोलिसिस। जब ग्लूकोज जब पहले स्टेप में टूटता है तो किस रूप में टूटता है, पायरुवेट अम्ल में टूटता है। किसमें, अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि हमारे श्वसन प्रक्रिया में सबसे पहले स्टेप में क्या टूटेगा, पायरुवेट अम्ल में टूटेगा। ग्लूकोज किस रूप में टूटेगा, पायरुवेट। क्योंकि हमारे शरीर में जो भी ग्लूकोज, जो भी श्वसन होता है, हमारे शरीर में जब श्वसन होता है तो सबसे पहला स्टेप यही होता है, ग्लूकोज का पायरुवेट अम्ल में टूटना। क्या होता है, पायरुवेट अम्ल में टूटना, तब जाके हमको एनर्जी मिलती है। समझ में आ गई बात। इतना आपने पढ़ लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हमारा टॉपिक आता है इसके बाद पार्ट्स ऑफ श्वसन, यानी हमारे रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में कौन कौन से भाग आते हैं, कौन कौन से भाग इंपॉर्टेंट है, और ये जितने भी सारे भाग मिलकर एक समूह के रूप में कार्य करते हैं, इन सबको मिलाकर हम बोल देते हैं हमारे शरीर का श्वसन तंत्र। क्या बनाते हैं, श्वसन तंत्र बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, पार्ट्स का मतलब भाग। ठीक है, श्वसन का मतलब हमारे शरीर में जो भी श्वसन होता है कि किन किन भागों से होकर गुजरता है और इसके क्या क्या भाग होते हैं। पहला भाग होता है यहाँ पर ग्रसनी। क्या होता है, ग्रसनी। ग्रसनी का मतलब हो गया यहाँ पर वायु ले जाने वाली। क्या, ग्रसनी का मतलब क्या हो गया, वायु ले जाने, जिसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। अब ये होता क्या है, यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, या मैंने थोड़ा चित्र में कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए भाई, या ऑस्कर मिलोगो ना। देखो होता क्या है, जब हम नाक से सांस लेते हैं, ये क्या है, वायु। ठीक है, ये यहां से खाया हमने भोजन, समझ में, यहां नाक से तो ले ली हमने सांस, वायु ले ली, और ये सो खा लियो भोजन मुंह से। तो यहाँ पर जब ये जाता है तो ये एक बिंदु पर जाकर मिलती है हवा, और जब यहाँ से हम भोजन खाते हैं ये भी यहाँ इस बिंदु से जाकर मिलते हैं, तो इसे बोलते हैं ग्रसनी, फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। इसे बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, इसे हम पी से पढ़ते, फेरिक्स। ठीक है, इसे बोलते हैं फेरिंग्स। समझ में, जिस बिंदु पे जाके ये मिलते हैं इसे बोलते हैं फेरिंग्स। अब होता है क्या है, ये बिंदु यहाँ पर क्या कार्य करता है, ये भोजन को इधर लाने का कार्य। जब भोजन खाएंगे तो उसको इधर भेजेगा, और उसको अगर एयर जाएगी तो उसको उधर भेजेगा। समझ में आए। और जो इसके बगल में चीज होती है, इसके पहले ये भोजन यहाँ से ये, और ये फूड पर जो हमारे जो एयर लेते हैं ना, ये सबसे आगे क्या होती है हमारी, क्या होती है, ट्रैकिया, वायु नलिका। क्या बोलते हैं इसको, ट्रैकिया, वायु नलिका। समझ में आई बात। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, वायु नलिका। और इसके जस्ट पीछे क्या होती है, फूड पाइप होती है। क्या होती है, फूड पाइप, यार ग्रास नली, भोजन नली। ठीक है, ये तरह समझ में आ गया। ये श्वास नली होते हैं इसके आगे,
हो गया वायु नलिका, हम इसी की बात कर रहे थे, वायु नलिका। आप लोगों को समझ में आया ग्रसनी क्या होता है? इसे बोलते हैं ये ग्रसनी, ये फेरिंग्स होता है। दूसरी बात आती है वायु नलिका पर। किस पे? वायु नलिका पर। होता क्या है इसका? बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ये ट्रैकिया है। इसकी लगभग लंबाई कितनी होती है? 12.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, 12.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ चित्र बना रखा है जो कि हमारा ये है। ये क्या है? ये क्या है? ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, होता क्या है इसमें सी आकार की माइलिन होती है। जब ये हमारे, अब ट्रैकिया कहाँ होकर आ रही है? इधर होके तो आ रही है ट्रैकिया, श्वास नली। तो इसके आकार में ये भारी आवरण है, ठीक, इसके अंदर ये होती है। ठीक है, होता क्या है इसके अंदर सी आकार की माइलिन होती है, ऐसे, ये जो मैंने बना रखा है ऐसे, ये सी आकार की माइलिन है। ठीक है, क्या है? सी आकार की। अब होता क्या है, जो भी हमारे शरीर में वायु जाती है ट्रैकिया के द्वारा, उसको क्या करता है? वायु जो भी हमारे शरीर में आते हैं, जो वायु आती है ना, एयर, उसके दाब को नियंत्रित करता है। यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पर वायु दाब को नियंत्रित करती है। क्या करती है? वायु दाब को नियंत्रित करती है। अब तीसरी चीज, पुरुषों में एडम्स एप्पल होता है। एडम्स एप्पल होता क्या है? जो आपकी आवाज होती है, वॉइस बॉक्स जिसे बोलते हो। किसे? इसे आप क्या बोलते हो? लैरिंग्स। क्या बोलते हो? लैरिंग्स। लैरिंग्स। क्या बोलते हो? लैरिंग्स। ठीक है, अब होता क्या है? बाजार ये पुरुषों में ये होता है। ये, अरे आप इसको अभी को दबा देख लो, कंठो आवाज निकलना बंद हो जाएगी ना, है ना? हाँ, छोड़ दो आवाज निकल। अब क्या होता है, पुरुषों में ज्यादा होता है, ज्यादा थोड़ी आकार का बड़ा होता है, जिससे पुरुषों में दिखता है। लेकिन लड़कियों में ये एडम्स एप्पल होता तो है, लेकिन उनके इतना दिखाई नहीं देता है। होता तो है पुरुष लेडीजों में, लेकिन उनके दिखाई नहीं देता है। लेकिन पुरुषों के ये सामान्य रूप से दिखाई देता है। अगर देखो भीगते हो तो आवाज निकलना बंद हो जाएगी, है ना? तो वही वाला एडम्स एप्पल जो कि आवाज में गहराई देता है, इसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। और बीचों को तो आवाज निकलना वो बंद हो जाएगी, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। समझ में? इसको अगले पार्ट्स के फेफड़े। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक अब बात आती है इसके दो फेफड़े। ये दो फेफड़े पढ़ रहे थे ना। अब जैसे ये ब्रोंकाई, ये जो द्वितीय विभाजन में ब्रोंकिया, ये जो पहले तो ये हो गए ब्रोंकाई। ठीक है, अब ये जब ये हो गई ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई क्या हो गई? दो भागों में विभक्त हो गई। ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? ब्रोंकाई। क्या है ये? अब जैसे ये माइलिन आ रही है आपकी, ठीक है, ये ट्रैकिया होते हुए आ रही। अब ट्रैकिया यहाँ से दो भागों में बटेगी, दोनों फेफड़ों में जाएगी। जब ये दो भागों में बटी तो इसको बोलती है ब्रोंकाई। अब ये अंदर जाके अलग अलग भागों में बट गई, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, इसे बोलते हैं ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल। और जो गुच्छे समान संरचना होती है, गुब्बारे समान, इनके ऊपर जो लगी हुई, इसे बोलते हैं एल्वियोल, यानी कुपिका। समझ में आई बात? ठीक है, इसके नीचे होता है डायफ्राम, जो कि किसका होता है? संयोजी ऊतक का होता है। किसका होता है? संयोजी ऊतक। इसका होता है संयोजी ऊतक। समझ में आई बात? अब यहाँ देखो, तो फेफड़ा, लंग्स की उपस्थिति, लंग्स देखो पहले तो क्या होता है? प्राथमिक विभाजन ब्रोंकाइक होता है इसका, प्राथमिक। अब जैसे ट्रैकिया ये होते हुए आ रही है, ट्रैकिया अभी दो भागों में बटी नहीं बटी। अब जो ये दो भागों में बटी, इसे बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। समझ में आ गई बात? ये दो भाग में बटी। अब द्वितीय विभाजन ब्रोंकियोल, जब ये बटी, जब ये यहां से आकर ये भागों में बटी, ठीक है, ये भाग, इसे बोलते हैं ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल। समझ में आ गई बात? तृतीय विभाजन है एल्विलोई, जो इनके ऊपर ब्रोंकियोल के ऊपर ये जो गोले समान संरचना दिखाई दे रही है ना आपको, ये गुब्बारे नुमा, इसे बोलते हैं वायुकुपिका। क्या बोलते हैं? वायुकुपिका। यानी ये आपको बता चुका था, एल्वियोल शुरू में बता दिया था, इसे बोलते हैं एल्विलोई। क्या बोलते हैं? एल्विलोई। ठीक है, समझ में आ गई बात? कौन कौन से प्राथमिक विभाजन? ये दो भाग में बटी ब्रोंकाई, फिर दोनों फेफड़ों में जाकर ये अलग अलग भागों में बटी। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल। जो ब्रोंकियोल के ऊपर जो गुब्बारे नुमा जो गोले समान संरचना पाई जाती है, गोल के समान,
इसे बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। 3 भाग हुए नहीं हुए? ठीक है। अब आते हैं फेफड़ों की उपस्थिति होता क्या है। फेफड़े हमारे यहां होती है। क्या हो गए? अब आती है फेफड़ों की बारी। फेफड़ों की उपस्थिति। फेफड़े होते कहाँ है? हमारे यहाँ होते हैं। यहाँ कहाँ होती? यहाँ। कहाँ होती? या तो वो डायफ्राम। ठीक है, ये हो गया डायफ्राम, यहाँ होते हैं। अब होते क्या है? हमारे थॉर्टिकल कैविटी यानी वक्षीय। ये हमारा वक्ष है। क्या है? वक्ष। ये हमारे यहाँ पर होते हैं, वक्षीय गुहा में होते हैं, थॉर्टिकल कैविटी जिसे हम बोलते हैं। इतना हो गया। थोड़ा सा और टॉपिक रह गया है, इसमें से जरूर आपके प्रश्न कहीं से भी उठ सकता है और आ सकता है। जरूर स्टार्ट लगा लेना यहाँ से। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। लंग्स स्टडी। लंग्स स्टडी को क्या बोलते हैं? पल्मोनोलॉजी। क्या बोलते हैं? पल्मोनोलॉजी। क्या बोलते हैं? पल्मोनोलॉजी। ठीक है, पल्मोनोलॉजी। ठीक है, याद है ना? लंग्स डॉक्टर जो इसका विशेषज्ञ होता है उसे बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? पल्मोनोलॉजिस्ट। ठीक है, याद कर लेना पल्मोनोलॉजिस्ट। बोलने में भी नहीं आता था। कलर इसका क्या होता है? पिंक होता है। वेट इसका क्या होता है? 1.3 से लेकर 1.5 केजी, है ना? कितना होता है? 1.3 से लेकर 1.5 केजी। ये एक का नहीं बता रहा मैं, दोनों को मिलाकर बता रहा हूँ। दोनों लंग्स होते हैं ना हमारे, उन दोनों का वेट कितना होता है? लगभग 1.3 से 1.5 केजी। फेफड़ों के बाहर की झिल्ली याद रखना इंपॉर्टेंट है। फेफड़ों की बाहर की झिल्ली क्या होता है? ये आपको मान लो फेफड़ा है, अलग लग नहीं रहा है फेफड़ा, लेकिन फिर भी मान लो इसके जो बाहर की झिल्ली होती है वो होती है फुफ्फुसीय झिल्ली। क्या बोलती है? इसकी फुफ्फुसीय झिल्ली। बाहर की झिल्ली को क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय झिल्ली। फेफड़े के बाहर की झिल्ली को फुफ्फुसीय झिल्ली। और जो ये दो परतों से मिलकर बना होता है, जो इसके बिल्कुल बाहर की झिल्ली होती है उसे बोलते हैं पेरिटल। पेरिटल जिन्हें पार्श्वी का झिल्ली। और इसके जो अंदर की झिल्ली होती है, अंदर की जो परत होती है उसे बोलते हैं विसरल प्लूरा। क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा। मतलब कहने का मतलब इसको तो बोलते हैं, आप मिलाकर बोलते हैं फुफ्फुसीय झिल्ली। ठीक है, इसके जो बाहर की झिल्ली होगी, फुफ्फुसीय झिल्ली के बाहर की हो तो पेरिटल, और अंदर वाली होगी विसरल। और इन दोनों के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं प्लूरल द्रव। क्या बोलते हैं? इसके और इसके बीच में जो द्रव भरा उसे बोलते हैं प्लूरल द्रव। स्क्रीनशॉट लग सकते हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, और हाँ, जो लाल वाला बटन दिख रहा है ना, लाल वाला बटन, लाल लाल जो दिख रहे हो, ऊपर मुख को फेंक मारो और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? सब्सक्राइब। अरे भाई आओ, सब्सक्राइब करो तभी तो पार पड़ेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।